प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। इसलिए क्योंकि सरकार की न्यायपालिका की मानसिकता को देखते हुए उनको अब ये डर सता रहा है कि कहीं पहले की तरह इस बार भी उनके साथ धोखा न कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन अगर नियम यही कर दिया जाएगा कि जो सीटें अनरिजर्व्ड हैं उसमें केवल जनरल या दूसरी भाषा में कहें तो सवर्ण ही आ सकते हैं और ओबीसी एससी के ज़्यादा नंबर होने के बाद भी उनको उनकी कैटेगरी में समेट दिया जाएगा, तो ओबीसी एससी वर्ग का बड़े तौर पर नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग का होगा, इसलिए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। 4 स्टेज पर उसको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो परेशान है। सबसे पहले सवर्ण सरकार क्या निर्णय लेगी, यही उसके लिए एक बड़ी समस्या है। उसके बाद सवर्ण न्यायपालिका इसमें क्या हस्तक्षेप करेगी, यह भी एक बड़ी समस्या है। उसके बाद सवर्ण मीडिया का इसमें क्या स्टैंड होगा, उसने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और अंत में सबसे बड़ी उसके पास समस्या यह है कि इन सवर्ण लोगों की चाटुकार पिछड़े और दलित वर्ग के नेता, क्योंकि वो इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे पहले इसमें भूमिका प्ले करना शुरू कर दिया है सवर्ण मीडिया ने। उसने खबरें लिख लिख करके माहौल बनाने की कोशिश कर दी है ताकि जो अनारक्षित सीटें हैं उन अनारक्षित सीटों को सवर्ण सीटें मान करके उसमें ओबीसी और एससी वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जगह न दी जाए जिनके मेरिट में ज़्यादा अंक आए हैं। जबकि अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह का कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है कि उन सीटों पर ओबीसी एससी के कैंडिडेट नहीं आएंगे, लेकिन लगातार खबरें लिख लिख करके भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में बेसिक शिक्षा विभाग में विशेष सचिव हैं आनंद कुमार सिंह। 16 मई को एक शासनादेश इन्होंने जारी किया शिक्षा निदेशक बेसिक को संबोधित करते हुए। उसमें नंबर 2 नंबर पे जो आदेश है उसमें लिखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित नियमावली 2017 एवं समय समय पर संशोधित शासनादेशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई आवंटित पदों की जनपदवार सूची संलग्न है। इस पत्र में शासन की तरफ से न हाईकोर्ट के उस पुराने डिसीजन का जिक्र है जिसको बार बार ये सवर्ण यानी कि ब्राह्मणवादी पत्रकार याद दिलाना चाहते हैं सरकार को, उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब सरकार अभी तक जो कह रही है वो ये कह रही है कि अगर कोई मेरिटोरियस छात्र है, इसका मतलब ओबीसी एससी एसटी वर्ग का कोई छात्र अगर जनरल की लिस्ट में यानी कि अनारक्षित कैटेगरी में शामिल हो रहा है तो ज्यादा अंकों के आधार पर उसको शामिल करने दिया जाएगा। लेकिन इस सवर्ण मीडिया में बैठे हुए जातिवादियों ने अपना खेल पहले से ही चलना शुरू कर दिया था। बगल में एक पेपर की तस्वीर आप देख रहे हैं, हेडिंग है सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी चयनित होंगे। जिन महानुभाव ने यह खबर लिखी है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अभ्यर्थी 3 तरह के होते हैं, सामान्य यानी कि जनरल अभ्यर्थी, ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी। लेकिन सीटें 2 ही तरह की होती हैं, आरक्षित और अनारक्षित। और जो सीटें अनरिजर्व्ड होती हैं उनको आप सामान्य वर्ग की सीटें कहने की कोशिश कर रहे हैं। और सामान्य वर्ग की कहने का मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सवर्णों के लिए ये सीटें 50% आरक्षित हैं। अगर आपके ये कहने का मतलब नहीं है तो इस हेडिंग में ये लिखने का मतलब कि सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी चयनित होंगे, इसका मतलब क्या है, वो सीटें सामान्य वर्ग की नहीं हैं, वो सीटें अनारक्षित वर्ग की हैं। अनारक्षित का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के वो अभ्यर्थी जिनके अंक ज्यादा हैं वो उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सूची में शामिल हो सकते हैं। इसी में उन्होंने अंतिम पैराग्राफ में तकलीफ व्यक्त की है। स्पष्ट है कि मेधावियों में अन्य वर्ग सामान्य की बड़ी संख्या में सीटें छीन लेगा। आपको गलतफहमी है, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो रिजल्ट जारी किया गया था बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से उसमें 1,46,060 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया था।
उसमें सामान्य जिनको आप कह रहे हैं, उन सामान्य यानी कि जनरल कैंडिडेट्स 36,614 केवल पास हुए थे, जबकि पिछड़े वर्ग के 84,868 लोग पास हुए थे, एससी वर्ग के 24,308 लोग पास हुए थे और एसटी 270 लोग पास हुए थे। अब आपकी वो भी तकलीफ बता देता हूं कि इसमें नुकसान सामान्य यानी कि सवर्णों को नहीं होगा। अगर ओवरलैपिंग नहीं करवाई गई तो सबसे ज्यादा नुकसान उस पिछड़े वर्ग का है, जिस पिछड़े वर्ग के वोटों की बदौलत आज ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे हुई है। लेकिन न केशव प्रसाद मौर्य उसके डिप्टी सीएम बोलेंगे, न स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बोलेंगे, न स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे और न अनुप्रिया पटेल जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी की वो बोलेंगी। ज्यादा विरोध करेंगे तो इतना जरूर होगा कि किसी एक खेमे की तरफ से एक पत्र लिखवा दिया जाएगा, उस पत्र को उनके भक्त सर्कुलेट करेंगे, फेसबुक में डालेंगे और कहेंगे देखो मेरे नेता ने विरोध जता दिया। विरोध जताना है तो खुल करके सामने आइए। मैं बताता हूं कि पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होगा। जो सूची निकाली गई है 69,000 की अलग अलग ब्रेकअप में, उसमें बताया गया है कि सामान्य वर्ग की 34,500 सीटें हैं और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पास कराए गए हैं 36,614, यानी कि केवल 2,114 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हैं। मतलब कि सामान्य वर्ग की जितने सीटें हैं सामान्य वर्ग के उतने ही अभ्यर्थी तकरीबन पास हुए हैं। अब देखिए ओबीसी को कितना नुकसान होगा अगर ओबीसी के मेरिटोरियस छात्रों को उनकी सीटों में समेट दिया जाएगा। पास हुए हैं 84,868 स्टूडेंट्स, लेकिन पिछड़े वर्ग की सीटें हैं केवल 18,630। इसका मतलब 66,238 अभ्यर्थी ज्यादा पास हुए हैं। उसी तरीके से एससी वर्ग के पास हुए हैं 24,308, उनकी सीटें हैं 14,490। इसका मतलब 9,818 अभ्यर्थी ज्यादा पास हुए हैं। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के 270 अभ्यर्थी पास हुए, उनको सीटें मिली हैं आरक्षण के हिसाब से 1380, यानी कि 1110 सीटें ज्यादा। यह भी खेल संभव है, इन सीटों पर भी ध्यान रखना होगा। यह संभव है कि इन सीटों को खाली छोड़ दिया जाए और बाद में इन सीटों को सवर्णों से भर लिया जाए। अब आप समझ गए कि इस हेडिंग में जो खेल किया गया है, जो खबर लिखी गई है, इस तरीके से लिखी गई है जैसे कोई खैरात बांट रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो। सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी चयनित होंगे, यही संविधान प्रदत्त व्यवस्था है। आरक्षण यही कहता है कि आरक्षित वर्ग को उनकी कैटेगरी में शामिल करने के अलावा आरक्षित वर्ग से जो लोग सामान्य की मेरिट में यानी कि अन्य रिजर्व्ड कैटेगरी, जिसको अनारक्षित श्रेणी कहा जाता है, उसमें जाना चाहते हैं तो जाने दिया जाए, तभी ये गैर बराबरी समाप्त होगी। वरना अगर आप कैटेगरी को उनकी कैटेगरी में समेटते रहेंगे तो ओबीसी के 84,868 लोग पास होने के बाद भी उनको सीटें मिलेंगी केवल 18,630। सत्ता सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में बैठे हुए वो सवर्णवादी मानसिकता के लोग जो आरक्षण के समीक्षा की बात बार बार कहते हैं, मैं कहता हूं कि समीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि इतने सालों में आपने आरक्षण का क्रियान्वयन कब सही से किया है। अगर आपकी नीयत ठीक होती, आप इन सारे लोगों को जिनको चुनाव के समय में हिंदू मानते हैं, उन लोगों को अगर आरक्षण देते समय, हिस्सेदारी देते समय, प्रतिनिधित्व देते समय हिंदू मानते होते तो निश्चित तौर पर समाज में गैर बराबरी इसी तरीके से खत्म हो गई होती। आपके आरक्षण से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है और आपके साथ सबसे ज्यादा खेल कौन कर रहा है, दो खबरों की हेडिंग से आपको स्पष्ट कर देता हूं। बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण के रिपोर्टर ने खबर छापी है, नाम है धर्मेश अवस्थी, और इस खबर को सबसे ज्यादा एक टैग लगा करके शेयर कर रहे हैं विकास मिश्रा। उस खबर की हेडिंग है हाईकोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। सरकार ने शासनादेश नहीं दिया है, लेकिन धर्मेश अवस्थी जी को पहले से ही पता है कि उस हाईकोर्ट के आदेश का पालन 69,000 की भर्ती में करवाया जाएगा। खबर की हेडिंग के बाद में न एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया है, न क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, जबकि आप पूरी खबर को अंदर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धर्मेश अवस्थी सरकार से एक तरीके से विनती कर रहे हैं, सरकार को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि प्लीज इस तरीके से ओवरलैपिंग खत्म कर दीजिए ताकि मेरे जाति वालों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंच जाए। दूसरी खबर की हेडिंग आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान समाचार पत्र में खबर छापी है संजोग मिश्र ने। यह भी अजीब संयोग है, यह भी मिश्रा जी हैं।
इनकी हेडिंग है 69,000 शिक्षक भर्ती की राह में 5 बड़ी चुनौतियां। काफी संतुलित हेडिंग लगाई है, लेकिन इन्होंने भी बार बार हाईकोर्ट के उसी फैसले का हवाला देते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी समेत बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम सारे अधिकारियों को और झकझोर रहे हैं कि 68,500 वैकेंसी में हाईकोर्ट के आदेश का संज्ञान ले लीजिए। लेकिन अपनी ही खबर में वो फंस जा रहे हैं, क्योंकि अपनी खबर में वो खुद बता रहे हैं कि 29 अगस्त 2019 को न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने जो आदेश दिया था शिखा सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, वो 68,500 वैकेंसी के सापेक्ष इस बात के लिए दिया गया था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला आवंटन में विशेष वरीयता न दी जाए। उन्होंने केवल जिला आवंटन के लिए कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ओवरलैपिंग खत्म कर दी जाए। ना ही हाईकोर्ट ने उस आदेश में यह भी कहा था कि आगे सरकार इस तरह का कोई शासनादेश जारी करे। इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभी तक, ध्यान दीजिएगा, उस बारे में कोई शासनादेश जारी नहीं किया था। तो जो शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ है, उस बारे में बार बार ये मीडिया के सवर्णवादी लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये अभ्यर्थियों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी बहकावे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इसी खबर को सर्कुलेट किया और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाए जा सकते थे। लेकिन अभी तक आपको बता दूं, इस खबर के लिखने के बाद भी सरकार ने क्लियर नहीं किया है कि वो ओवरलैपिंग को खत्म करेगी। इस खबर की हेडिंग पूरी तरीके से भ्रामक है, गलत है। इसी खबर में धर्मेश अवस्थी ने अपने एक्स्ट्रा ज्ञान का उपयोग करते हुए लिखा है इस आदेश के मायने। तमाम मायने अपनी तरफ से व्याख्या करके बताए हैं। उसी मायने में एक बता रहे हैं वो कि आरक्षित वर्ग का मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होगा तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकता है। इसलिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग ज्यादा अंक पाने वाले हैं वो सामान्य वर्ग में अप्लाई ना करें। इस तरीके से सामान्य वर्ग की सीटें सुरक्षित रह जाएं और उसमें सभी सवर्णों का चयन हो जाए। इसलिए यह भ्रम डालने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी वर्ग के लोगों को यह लगे कि यार ओवरलैपिंग के तहत अगर हम सामान्य वर्ग में जाएंगे तो हो सकता है हमें मन मुताबिक जिला ना मिले, तो हम ओबीसी कैटेगरी में ही डाल देते हैं, उस कैटेगरी में ऊपर रहेंगे तो हमें मन मुताबिक जिला मिल जाएगा। अभी तक ध्यान दीजिए, सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत में खोट नहीं है, सरकार भी पूरी तरीके से गड़बड़ी कर सकती है। इसलिए क्योंकि जल्दबाजी में फॉर्म निकाल दिए गए हैं, 18 मई से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, 26 मई की रात तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 27 तारीख से 31 तारीख तक उन फॉर्मों की स्क्रूटनी की जाएगी। 1 जून को शायद संभव वो लिस्ट ओपन कर दी जाए, लोगों को पता चल जाए कि उनको कौन सा जिला मिल सकता है। 3 जून से 6 जून तक संबंधित जिले में बुला करके उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और उनको वहीं पर नियुक्ति पत्र थमाया जाएगा। अब अगर सरकार इस बीच में यानी कि 27 से 31 के बीच में जो वो फॉर्म की स्क्रूटनी करेगी उसमें खेल कर सकती है। उस खेल के माध्यम से पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को बड़ी तौर पर नुकसान हो सकता है। उन अभ्यर्थियों को जिनके मेरिट में नंबर ज्यादा आए हैं, वो खेल कैसे कर सकती है इसको समझिए। मान लीजिए सीतापुर में अनारक्षित वर्ग की मेरिट लिस्ट का गुणांक 71 गया और ओबीसी एससी एसटी वर्ग का गुणांक 69 गया और सीतापुर में रहने वाले ही किसी व्यक्ति का गुणांक 70 गया। वहीं पर अगर मान लीजिए बगल का कोई जिला लखीमपुर खीरी ही मान लेते हैं, उस लखीमपुर खीरी जिले में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का गुणांक 69 यानी कि 69 गया और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का गुणांक 68 गया, तो होना यह चाहिए था कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग का वो अभ्यर्थी जिसके सीतापुर में 69 अंक हैं, बगल का जिला होने के नाते उसको ये बगल का जिला दे दिया जाए और उससे जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग की सीट खाली रह गई उसमें ओबीसी के ही किसी अन्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाए। लेकिन यहां पर खेल उल्टा ही किया जाएगा। होना यह चाहिए था कि आरक्षित वर्ग के अगर किसी व्यक्ति के गुणांक अनारक्षित के बराबर या उससे ज्यादा हैं तो उसको उसी हिसाब से जिला आवंटन में वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन खेल यह होगा कि अगर मान लीजिए सीतापुर में गुणांक ओबीसी या एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति का 69 है तो उसको बगल के जिले के गुणांक में भेज करके उसका सिलेक्शन वहां पर आरक्षित वर्ग में ही किया जाएगा और बगल के जिले से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को बुला करके बगल के जिले में सिलेक्शन दिया जाएगा आरक्षित वर्ग में ही। इस तरीके से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर दिया जाएगा और उनकी संख्या को सीमित कर दिया जाएगा।
तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये सिलेक्शन फिर किया कैसे जाए। पूरे प्रदेश स्तर पर गुणांक और मेरिट एक साथ बनाई जाए पूरे प्रदेश के स्तर पर। इसके बाद आरक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के गुणांक के बराबर या उससे ऊपर है उसको अनारक्षित वर्ग में ही उसका जिला आवंटन किया जाए। इस प्रकार जो सूची तैयार होगी बाद में उन सभी लोगों को जिला आवंटित कर दिया जाए, तो उसमें ओबीसी एससी एसटी वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को जिनके मेरिट में अंक ज्यादा हैं नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा परेशान आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी हैं जिनके अंक ज्यादा हैं। पता नहीं सरकार इस बीच में क्या खेल करेगी, या सरकार मान ली खेल नहीं करेगी तो इसमें एक दूसरा खेल है। सरकार के छुपे हुए लोग अपनी तरफ से ही हाईकोर्ट चले जाते हैं और हाईकोर्ट के डिसीजन क्या होते हैं। 68,500 की वैकेंसी में हम ये भलीभांति देख चुके हैं कि सरकार ने खुद 2 शासनादेश जारी किए। एक 9 जनवरी को जिसमें जनरल और ओबीसी को कहा गया कि आपको 45% अंक में पास माना जाएगा, एससी एसटी से कहा कि आपको 40% में माना जाएगा। इसके बाद 21 मई को उसमें संशोधन करते हुए कहा कि जनरल ओबीसी को 33% पर पास मानेंगे, एससी एसटी को 30% पर पास मानेंगे। इसके बाद रिजल्ट घोषित हो गया, दिवाकर सिंह हाईकोर्ट चले गए, सरकार ने समर्थन किया। इसके बाद जब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो गई 9 जनवरी 21 मई दोनों के शासनादेश प्रभावी रहे। बाद में सरकार ने 21 मई के शासनादेश के तहत जो अभ्यर्थी पास हुए थे उनको अयोग्य ठहरा दिया। आज स्थिति यह है कि वो लखनऊ की डबल बेंच में न्याय की गुहार लगा रहे हैं और फैसला अभी भी लटका हुआ है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से न्याय की उम्मीद करते हुए उन समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से गुहार लगाता हूं जिनके मेरिट में ज्यादा अंक हैं, कि यही तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई थी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कम से कम इन लोगों का नुकसान ना करें। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी जो बार बार मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि सवर्ण छात्र इस वैकेंसी को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हाई कोर्ट चला गया, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो आप लोगों से भी अनुरोध है आप हाथ पे हाथ धरे